हेलो एंड वेलकम टू एससीआर एजुकेशन। एससीआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नवीन साख। रिवीजन पॉडकास्ट पार्ट 2 पार्ट 1 में आपके रिस्पांस के लिए बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारे अच्छे कमेंट्स करे, उस सेशन को लाइक किया और उसको काफ़ी सारा देखा और ये कहा कि उसका पार्ट 2 भी हमें बनाना चाहिए। तो पेपर 1 की 5 थ्योरीज पे बेस ये पार्ट 2 रहेगा, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे पियागे की थ्योरी, डिस्कस करेंगे डेविड ऑस्पेल की थ्योरी, लेव विगोस्की की थ्योरी और कोलबर्ग की थ्योरी और हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। पांचों ही थ्योरीज पेपर को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। फिलहाल अभी मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि अनअकैडमी पे क्लासेस चल रही हैं प्लस में, और फ्री क्लास भी चल रही है 2 बजे की, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी पे जो फ्री क्लास अभी हमारी चल रही है उसमें 2 बजे की क्लासेस में हम जो 2022 के पेपर्स हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अनअकैडमी मैं आपको बताना चाहूँगा एक ब्रेक लेके कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है यूजीसी नेट का पेपर 1 का करवा रहा है 15 फरवरी को, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। 8 बजे टेस्ट होगा, जिसमें कि आप अपनी प्रिपरेशन देख सकते हैं कैसी है, और बहुत अच्छी डेट है एग्जाम से पहले। जस्ट 8 बजे ये होगा 15 फरवरी को, इसे लाइव दीजिएगा और आपको बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स वगैरह भी मिल सकते हैं। अभी पेपर 1 की क्लासेस और पेपर 2 की क्लासेस, जो कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट है, 11 बजे सुबह और शाम को 6 बजे और रात को 10 बजे प्लस कोर्सेज में चल रही है। तो आप में कोई भी प्लस कोर्सेज में आना चाहता है तो एनरोल कर लीजिए। लिंक आपको मिल जाएगा प्लस सब्सक्रिप्शन का, उस पर जाइए और आप 6 महीने 12 महीने का कोर्स ले सकते हैं। कोड है मेरा SCRYT। टेस्ट को भी अनलॉक आप इस कोड से कर सकते हैं, फ्री क्लासेस को भी अनलॉक कर सकते हैं इस कोड से, और डिस्काउंट भी आपको इसी कोड से मिल जाएगा। पहले टॉपिक पे आते हैं हमारे, जिसमें कि जीन पियागे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो किस तरीके का हमें इसमें रिवीजन की ज़रूरत है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इकट्ठे किए हैं, जिसके बेसिस पे आप इसे सुन के रिवाइज कर सकते हैं कि सेंसरी मोटर जो स्टेज होती है, जो बर्थ से लेके एज 2 तक होती है, और प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है, जो कि 2 से 7 साल की उम्र तक होती है। फिर आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल की उम्र, और फिर आती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो कि 11 साल से प्लस एडोलसेंस और एडल्टहुड की स्टेज होती है। तो अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि हर बच्चा जो है वो इन स्टेजेस से सेम ही ऑर्डर में गुजरता है, और जो चाइल्ड डेवलपमेंट होती है वो कहीं ना कहीं उसकी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पे भी डिपेंड करता है, और उसकी इंटरेक्शन किस तरीके से हुई है एनवायरनमेंट से, तो इस बात पे भी डिपेंड करता है। हालांकि कोई भी स्टेज मिस नहीं होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो थोड़ा बहुत ज़रूर हो सकते हैं। ये हम जो है वो मान के चलते हैं जब पियागे की थ्योरी को पढ़ते हैं। तो पियागे ने ये बात को कभी क्लेम नहीं किया था कि हम लोग पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंचेंगे एक सर्टेन एज पे ही। तो उन्होंने ये कहा था कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेज जो है वो ऑफन एक इंडिकेशन होते हैं कि आप इस एज पे आ गए हैं। तो ये इतना परफेक्ट सिंक में भी नहीं चलेगा कि एक एज में आते ही एक कैरेक्टरिस्टिक, एक एज में आते ही एक कैरेक्टरिस्टिक। तो ये पियागे ने इतना क्लेम नहीं किया था। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म क्या है, और फिर ऊपर जो मैंने आपको स्टेजेस बताई हैं उसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं और समझते हैं। तो देखिए, पहली स्टेज जो है यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से लेके 2 साल तक की उम्र में होती है। तो इस स्टेज को जब वो पूरा होती है, सेंसरी मोटर की स्टेज, ये पहली स्टेज, तो हमें ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो अचीवमेंट के तौर पे मिलता है। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है कि भाई एक बच्चे को ये पता होना कि ये ऑब्जेक्ट उसके सामने, आप मान लीजिए कि एक चाबी का छल्ला दिखा रहे हैं, तो वो एग्जिस्ट करता है इवन दो आप उसे छुपा लेंगे तो भी। तो इस स्टेज में जाके हमको ये ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है इस स्टेज की अचीवमेंट कहलाती है, बर्थ से 2 साल की जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है। तो अब ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा तब हो पाया जब बच्चे के दिमाग में एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन उस चीज़ की बन गई, और उसको ये एहसास होने लगा, जिसे हम स्कीमा बोलते हैं, मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनना। तो वो स्कीमा उसके दिमाग में बन गया उस ऑब्जेक्ट का, और उस जब आपने उसके सामने से उसे छुपाया तो भी उसको पता है कि वो ये एग्जिस्ट तो करता है। अब कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको ढूंढने लगेगा। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो इस स्टेज के खत्म होते होते बच्चे में होने लग जाती है। दूसरी चीज़ है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल तक की उम्र के बीच में जो है वो आपको देखने को मिलती है। इस स्टेज में जो यंग बच्चे होते हैं वो चीज़ों के बारे में सिम्बॉलिकली सोचना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो सिम्बॉलिक सोच जो है वो यहाँ से आने लगती है। सिम्बॉलिक का मतलब होता है कि ये एबिलिटी उनमें आ जाती है कि वो एक शब्द को एक चीज़ के साथ जोड़ सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ सकते हैं, और ये हम जान पाते हैं कि दिस इज द एबिलिटी टू मेक वन थिंग, अ वर्ड और एन ऑब्जेक्ट स्टैंड फॉर समथिंग अदर देन इटसेल्फ, कि ये चीज़ इससे जो है इसके अलावा किसी शब्द के लिए भी स्टैंड कर सकती है। कि अब लाल रंग जो है वो खतरे का निशान है, लाल रंग जो है वो रुकने का साइन है। तो इस तरीके से सिंबॉलिक चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। हालांकि बच्चों की इस एज के दौरान जो 2 से 7 साल की प्री ऑपरेशनल स्टेज है, उनमें उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड होती है वो बड़ी ईगोसेंट्रिक होती है। और यही इस स्टेज का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट है जो आपको याद रखना है, कि बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं और उन्हें डिफिकल्टी होती है, दूसरों का व्यू पॉइंट नहीं समझ पाते। आप किसी भी छोटे बच्चे को इस उम्र के बीच में जो है उससे डील करोगे, आप उसे चिप्स का पैकेट दिलाइए, वो यकीनन आपको जो है वो उसमें से एक भी नहीं देगा। तो वो ईगोसेंट्रिक है, वो सिर्फ अपना ही सोच रहा है, उसका पूरा केंद्र वो खुद ही है सोच का।
फिर आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 11 साल की उम्र में होती है। तो 7 से 11 साल की इस कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पियागे ये कंसिडर करते हैं कि कंक्रीट स्टेज जो है वो एक मेजर टर्निंग पॉइंट है एक बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के दौरान, क्योंकि यहाँ से वो लॉजिकल तरीके से और ऑपरेशनल थॉट के साथ सोचना शुरू कर देता है। तो वो यहाँ पे बच्चा क्या कर सकता है, चीज़ों को इंटरनली अपने दिमाग में जो है ना कि सिर्फ फिजिकली ट्राई आउट करना, इंटरनली अपने दिमाग में भी कैलकुलेट करना शुरू कर देता है। तो बच्चा नंबर जो है कंजर्व करना सीख जाता है, मास कंजर्व करना सीख जाता है, वेट को समझने लगता है। तो 6 साल की उम्र में वो नंबर सीख जाता है, 7 साल की उम्र में वो मास सीख जाता है, 9 साल की उम्र में वो वेट सीख जाता है। तो उसमें जब कंजर्वेशन की अंडरस्टैंडिंग आती है तो आप उसे पागल नहीं बना सकते हैं कि एक पतला कप दे दें और एक मोटा कप दे दें और उसे बराबर भर दें और कहें कि भाई ले ले, ये तो दोनों बराबर है। वो समझने लग जाएगा कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को, और वो अपीयरेंस जो है उसे, इवन दो चीज़ें जो है वो सेम रहेगी क्वांटिटी में, उनका अपीयरेंस बदल जाएगा, उसको ये बात समझ में आने लग जाएगी। तो वो देखेगा कि मोटे क्लास में ज़्यादा जो है आ रहा है, दोनों बराबर होने से काम नहीं चलेगा। तो ये थॉट उसमें आ जाती है। फिर उसके बाद आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 11 साल और उसके बाद की स्टेज है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो शुरू होती है अप्रॉक्सीमेटली एज 11 से और लास्ट होती है वो एडल्टहुड तक रहती है। तो इस समय के दौरान बच्चे जो है वो ये डेवलप कर लेते हैं थिंकिंग, कि वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, हाइपोथेटिकल चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। वो लॉजिकली टेस्ट कर सकते हैं हाइपोथेसिस को, जो चीज़ें हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उन्हें फिजिकल चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब वो चीज़ों के बारे में लॉजिकल तरीके से, चीज़ों के बारे में एब्स्ट्रैक्ट तरीके से भी सोचना शुरू कर देंगे और इन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को वो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और जो है माइंड में उनके सॉल्यूशंस लाने लगेंगे। तो देखिए, पियागे ने ये थ्योरी दी जो अपने आप में रेवोल्यूशनरी थी, लेकिन ये क्रिटिसिज्म से अछूती नहीं रही। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म जो इनको मिला, वो इसी बात से मिला कि विगोस्की और ब्रूनर जो थे, उन्होंने इस इन स्टेजेस की कभी बात ही नहीं की। विगोस्की मैं आपको अभी इसके बाद पढ़ाऊँगा, तो उन्होंने ये कहा कि दे प्रेफर टू सी डेवलपमेंट एज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। तो डेवलपमेंट तो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। बाकी लोगों ने कहा कि नहीं, ऐज की जो रेंज है, वो उनको नहीं समझ में आई। और कुछ स्टडीज़ ने ये भी बताया कि जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, ये कभी गारंटी होती नहीं है कि आएगी या नहीं आएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो कीटिंग थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि 40 से 60% जो बच्चे होते हैं कॉलेज के, वो फॉर्मल ऑपरेशनल टास्क तो कभी कर ही नहीं पाते, तो उनकी तो ये स्टेज आती ही नहीं है। और डेसन जो थे 1994 में, उन्होंने भी एक रिसर्च की और कहा कि 1/3 ऑफ एडल्ट तो कभी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे पहुंच ही नहीं पाते। तो पियागे के साथ ये क्रिटिसिज्म भी जुड़ा जो विगोस्की ने कहा था, जो कि उनके कंटेम्प्रेरी थे, उसी ज़माने के ही थे। तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि सोशल इंटरेक्शन जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, और विगोस्की के मुताबिक जो बच्चे की लर्निंग होती है वो हमेशा सोशल कॉन्टेक्स्ट में होती है, वो सोसाइटी में सीखता है, एमक्यू के साथ सीखता है, एक ऐसे इंसान के साथ जो उससे ज़्यादा नॉलेजेबल है उसके साथ सीखता है। तो ये जो सोशल इंटरेक्शन है, ये लैंग्वेज की अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। जबकि एक क्रिटिसिज्म पियागे को ये भी मिला कि पियागे ने ये जो पूरी स्टडी करी थी वो अपने बच्चों पे करी थी, और बिकॉज़ इसने ये अपने बच्चों पे करी थी और जो उसके बच्चे थे, कहीं न कहीं वो एक ऐसे एनवायरनमेंट से आते थे, जिसमें कि आपको पूरी दुनिया के बच्चों को वो एनवायरनमेंट, वो माहौल नहीं मिलेगा ग्रो होने के लिए, जो पियागे के बच्चों को मिला। तो उसका जो सैंपल साइज़ था, वो बहुत कम था। और फिर कई लोगों ने कहा कि उसने अपने कोलीग्स के कुछ बच्चे थे जेनेवा में, जनरल प्रिंसिपल्स लाने के लिए उन पे भी स्टडी की, लेकिन उसका सैंपल बहुत स्मॉल था और इसीलिए वो सिर्फ़ यूरोपियन चिल्ड्रन पे स्टडी कर रहा था, जो शायद जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बाकी जगह के बच्चों के मुकाबले बहुत हाई है। और यही एक रीज़न रहा कि रिसर्चर्स ने क्वेश्चन किया कि आपके डेटा की जनरलाइज़ेबिलिटी इतनी नहीं है। जिन बच्चों पे आप स्टडी कर रहे हैं, वो तो एक बिल्कुल ही अलग माहौल से आ रहे हैं, और जिन बच्चों पे आप स्टडी कर रहे हैं, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत हाई है, तो जो हर किसी इंसान पे फिट नहीं बैठेगा। तो यहीं से फिर जो है, पियागे को ये बात भी जो है वो क्रिटिसिज्म के तौर पे लेनी पड़ी कि जो थॉट है, वो प्रीसीड करती है लैंग्वेज को। तो पियागे के लिए क्या था कि लैंग्वेज जो है वो सेकेंडरी थी, जबकि विगोस्की जो थे वो ये कहते थे कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट जो है वो एक साथ जाती है, और कहीं न कहीं जो ओरिजिन है रीज़निंग का, वो हमारी एबिलिटी टू कम्युनिकेट से ही तो आता है। तो ये कहीं न कहीं क्रिटिसिज्म रहा पियागे के लिए। अब हम दूसरी चीज़ को यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि लेव विगोस्की की थ्योरी है, जो उनके कंटेम्परेरी थे, और एक बेहतरीन थ्योरी उन्होंने भी सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो दी, सोशो कल्चरल थ्योरी। तो जो काम था लेव विगोस्की का 1934 में, जो है जिनका बेसिकली ये शुरुआत हुई और हैज़ बिकम द फाउंडेशन ऑफ मच रिसर्च एंड थ्योरी इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ओवर द पास्ट सेवरल डेकेड्स। तो इसका ये मानना यहाँ पे ये था कि विगोस्की का काम उनके जाने के बाद पॉपुलर होता है। ये भी देखिए कमाल की बात है ना, कि जीते जी उनके काम को वैल्यू मिली ही नहीं। तो विगोस्की की जो थ्योरीज थी, वो रशियन टेक्स्ट में थी, फिर उनको जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, और उनके जाने के बाद उनकी थ्योरीज जो है वो बड़ी फेमस हुई। तो जो सोशो कल्चरल थ्योरी थी, वो ये कहती थी विगोस्की की कि
इट वाज़ व्यूड एज़, और जो वर्क था 1934 का जो है, जिसने कहीं न कहीं फाउंडेशन दी रिसर्च और थ्योरी को आज कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो पिछले कई दशकों से हम देख रहे हैं कि जिसने बेंचमार्क एस्टैब्लिश किया है सोशियो कल्चरल थ्योरी ने। तो सोशियो कल्चरल थ्योरी ये कहती थी कि जो ह्यूमन की डेवलपमेंट होती है, ये एक सोशली मीडिएटेड प्रोसेस है। इसमें सोशल एस्पेक्ट है, और ये बात जो है बच्चा एक्वायर करता है कि वो किस तरह के कल्चर में पल रहा है, किस तरह की बिलीफ उसकी है, कैसी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज़ को वो यूज़ करता है। सोसाइटी जो है उसके अराउंड वो कैसा रोल निभा रही है उस बच्चे को शेप अप करने के लिए। तो जो और नॉलेजेबल मेंबर्स हैं सोसाइटी में, वो उनसे कैसे सीख रहा है। तो विगोस्की की थ्योरी इस बात पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करती है, इस बात पे इंपॉर्टेंस लेके आती है कि सोशल इंटरेक्शन और उसका महत्व जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कॉग्निशन की डेवलपमेंट में, क्योंकि वो ये स्ट्रांगली मानते थे कि कम्युनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखाती है जब एक बच्चा इस दुनिया की मीनिंग को बनाने लगता है। तो पियागे जो है उसका नोशन ये था कि जो बच्चों की डेवलपमेंट होती है वो प्रीसीड नहीं करती है उनकी लर्निंग को, और विगोस्की का ये कहना था कि लर्निंग जो है वो नेसेसरी है, यूनिवर्सल एस्पेक्ट है, और ये डेवलप जो हम अब जैसे-जैसे खुद को जो है कल्चरली डेवलप करते हैं, सोशली डेवलप करते हैं, उसके साथ आती है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो विगोस्की ये बात बोल रहे थे कि सोशल लर्निंग जो है वो प्रीसीड करती है डेवलपमेंट को, मतलब कि सोशल लर्निंग पहले होती है डेवलपमेंट से, जबकि पियागे का ये कहना जो है वो उसको लेके उल्टा था। तो पियागे का नोशन जो है उसमें तो वो बोलते थे कि भई अनलाइक द पियागेस नोशन दैट चिल्ड्रंस डेवलपमेंट मस्ट नेसेसरली प्रीसीड देयर लर्निंग, तो डेवलपमेंट पहले है। तो ये दोनों के बीच में एक कहीं न कहीं एक कंपैरिज़न जो है वो बना रहता है। तो विगोस्की ने डेवलप किया कि सोशियो कल्चरल जो अप्रोच है अ, वो हमेशा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक भूमिका निभाएगी, और यहीं से एक चीज़ और आती है कि कोई भी सिंगल प्रिंसिपल जो है, जैसे पियागे का इक्विलिब्रेशन का प्रिंसिपल था, तो वो इंडिविजुअली लागू नहीं हो पाएगा। तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक ज़ेडपीडी जो ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, और एक एमकेओ जो कि मोर नॉलेजेबल अदर है। तो एमकेओ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमसे ज़्यादा समझ हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ज़्यादा एबिलिटी हो। तो जैसे एक बच्चे का अपने दादा से सीखना, अपने पिता से सीखना, या अपने बड़े भाई से सीखना, सोसाइटी में किसी जो है एक मोर नॉलेजेबल अदर के साथ रहना, तो एमकेओ नॉर्मली एक टीचर हो सकता है, कोच हो सकता है, ओल्डर एडल्ट हो सकता है, और जो है एमक्यू आपका पीयर भी हो सकता है, जो आपका साथी हो लेकिन आपसे ज़्यादा जानता हो, और इवन आपसे कोई यंग व्यक्ति भी एमक्यू हो सकता है लेकिन उसमें नॉलेज ज़्यादा मिलेगी उस चीज़ की। इवन कंप्यूटर्स भी एमक्यू हो सकते हैं। फिर आता है आपका ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो देखिए ज़ेडपीडी बेसिकली ये डिस्टेंस के तौर पे समझाया जाता है। जो मैं आपको ऐसे बताऊँ कि जैसे मान लो एक बच्चा है, अब उसी बच्चे के अराउंड आप एक सर्कल खींच दीजिए, वो ग्रीन ज़ोन है। तो जो ग्रीन ज़ोन है वो बच्चा खुद कर लेता है। लेकिन उसके बाद एक ऑरेंज ज़ोन बनता है जिसे ज़ेडपीडी कहते हैं। तो बच्चा इसे अकेले नहीं कर सकता, इसे किसी की हेल्प के साथ कर सकता है। फिर उसके ऊपर एक रेड ज़ोन और बना दीजिए सर्कल के तौर पे, तो वो जो बेसिकली टास्क है जो बच्चा अभी इस एज पे कर ही नहीं सकता। तो एक जो वो आसानी से कर सकता है, एक जो वो किसी की मदद से कर सकता है, एक जो वो बिल्कुल कर ही नहीं सकता। तो जो बीच वाला हिस्सा है जो किसी की मदद से वो कर सकता है, यही होता है ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसकी बात विगोस्की करते हैं कि ज़ेडपीडी वो डिस्टेंस है जो बच्चे की एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क और उसके बाद उसको जो एडल्ट गाइडेंस उसमें मिल जाए, इन दोनों के बीच का फासला है। तो विगोस्की जो है वो ये कहते हैं कि लर्निंग यहीं पे होती है, इसी ज़ेडपीडी में होती है। तो हमें विगोस्की की अगर बात समझनी हो तो हमें ये समझना होगा कि विगोस्की ने इस बात पे बड़ा फोकस किया कि लोग और सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और लोग कैसे शेयर्ड एक्सपीरियंसेस के तौर पे रिएक्ट करते हैं, ह्यूमंस कैसे टूल्स इस्तेमाल करते हैं एक कल्चर बनाने के लिए। तो ये चीज़ें जो है, जो सोशल मीडिएशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। और जब भी ज़ेडपीडी की बात होती है तो एक एग्जाम्पल की बात होती है कि भई पीछे से दादा ने साइकिल पकड़ रखी है, और धीरे-धीरे वो साइकिल को पीछे से जो है वो छोड़ देंगे, और तब जाके जो है वो आप देखेंगे कि आपको साइकिल चलानी आ जाएगी। तो पहले वो पकड़ के रखेंगे, धीरे-धीरे फिर बाद में छोड़ देंगे। तो यही तो एक मोर नॉलेजेबल अदर का टास्क है कि आपको असिस्ट करना, और आपको जो है अपना जो ग्रीन ज़ोन है उससे उस ऑरेंज ज़ोन तक पहुँचाना जो ज़ेडपीडी है, कि किसी की मदद के साथ आप ये अचीव कर जाएँगे। तो विगोस्की की थ्योरी हालाँकि पियागे से काफ़ी डिफ़र करती है, कि पियागे एक तरफ कहते थे कि उनका एम्फेसिस सोशल जो है कॉन्टेक्स्ट पे नहीं है, जबकि विगोस्की का बड़ा स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस था इस बात पे। कंस्ट्रक्टिविज़्म की बात करें तो पियागे एक कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, जबकि विगोस्की एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। पियागे ने ये भी कहा था कि कोई जनरल जो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ज़रूर होती है, जबकि विगोस्की ने कहा था कि कोई जनरल स्टेज नहीं होती है। पियागे ने ये भी कहा था कि वो इक्विलिब्रेशन, स्कीमा, अडैप्टेशन, असिमिलेशन और अकोमोडेशन में बिलीव करते हैं, जबकि विगोस्की ने कहा कि वो ज़ेडपीडी में ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं, जिसे स्कैफोल्डिंग, लैंग्वेज डायलॉग या टूल्स ऑफ कल्चर कहा जाता है। तो अब हम अगर अपनी तीसरी थ्योरी पे पढ़ते हैं, जो बेसिकली हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है। अब देखिए इसके पीछे भी एक बहुत बेहतरीन सोच है, और इसने भी अपने आप में एक रेवोल्यूशन पैदा किया
अगर आप कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात हॉवर्ड गार्डनर ने की, ये अपने आप में एक रिमार्केबल थ्योरी बनी। क्यों बनी? क्योंकि जब ये थ्योरी आती है 1983 में, जब ये डेवलप की जाती है हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा, जो प्रोफेसर है ऑफ एजुकेशन एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी होते हैं, तो वो ये सजेस्ट करते हैं कि ट्रेडिशनल नोशन जो है कि इंटेलिजेंस को आप हमेशा वैसे ना देखें जो कहीं न कहीं हमारी सोच बन गई है, कि आईक्यू की टेस्टिंग तक ही आपने सीमित कर दिया है। इंस्टेड डॉक्टर गार्डनर ने ये कहा कि वो 8 ऐसी डिफरेंट इंटेलिजेंस को सामने लेके आते हैं जो कि एक ह्यूमन की पोटेंशियल को ज़्यादा ब्रॉड वे में जो है वो बताएगी। तो एक बच्चे में सिर्फ आईक्यू के तक उसको सीमित ना करें, उसके कई और भाग हो सकते हैं, जैसे कि उसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो सकती है कि वो शब्दों को लेके बहुत स्मार्ट हो। उसमें जो है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हो सकती है कि वो नंबर और रीजनिंग में बहुत स्मार्ट हो। वो स्पैटियल इंटेलिजेंस हो सकती है कि वो पिक्चर्स को लेके बड़ा स्मार्ट हो। उसमें बॉडीली काइनेस्थेटिक जो है इंटेलिजेंस हो सकती है कि जो बॉडी के हिसाब से, जैसे कई लोग फिजिकली बहुत स्मार्ट होते हैं अपने शरीर का ख्याल रखने में, मसल्स बिल्ड करने में, एक्सरसाइज करने में। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो म्यूजिकली बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, तो जो म्यूजिक स्मार्ट लोग होते हैं। कई लोग बातचीत में बहुत अच्छे होते हैं, जिनके इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात की कि पीपल स्मार्ट होते हैं कुछ लोग। और कुछ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होते हैं कि सेल्फ स्मार्ट होते हैं, खुद के साथ जो है उनके फैसले बड़े ज़बरदस्त होते हैं और उनको कभी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते। कुछ लोग नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस होते हैं जो नेचर स्मार्ट होते हैं, तो वो भी एक ट्रेट दर्शाया गया। तो इस तरह के जो 8 इंटेलिजेंस जो है हॉवर्ड गार्डनर ने दिए, तो ये बात यहाँ पे सामने आती है कि इंटेलिजेंस को सिर्फ एक प्रकार की ही जो है वो ना माना जाए, और ये बात समझी जाए कि इंटेलिजेंस जो है वो कई प्रकार की हो सकती है। अब डॉक्टर गार्डनर ये कहते थे कि हमारे जो स्कूल है और हमारा जो कल्चर है, वो इस बात पे ही अपना पूरा ध्यान लगाए रखता है कि कैसे हम जो है आज के समय में सिर्फ मैथ्स की ओर ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ पुराने तरीकों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और चीज़ों पे, और तरह की इंटेलिजेंस पे, जो कि कहीं न कहीं इस पूरी फ़ील्ड के लिए एक बहुत ही रिमार्केबल चीज़ साबित हो सकती है। और गार्डनर ये कहते थे कि उनका ये मानना है कि इक्वल जो है ट्रीटमेंट होना चाहिए। हर चीज़ का इक्वल अटेंशन देनी चाहिए हमें, हर तरह की इंटेलिजेंस को, चाहे बंदा आर्टिस्ट हो, आर्किटेक्ट हो, म्यूजिशियन हो, नेचुरलिस्ट हो, डिज़ाइनर हो, डांसर हो, थेरेपिस्ट हो, एंटरप्रेन्योर हो। तो हमें हर इंसान को जो है इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब बच्चों को इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उन्हें लर्निंग डिसेबल बोल दिया जाता है अगर उनकी मैथ्स ही अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से हमें एड्रेस नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे ये बात समझनी ज़रूरी है कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। जिस तरीके से स्कूल चलते हैं, जिस तरीके से लर्निंग के पैटर्न चलते हैं, तो हमें ये बात जो है वो समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम जिन चेंजेस को आज देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस को कई और तरीकों से देखा जा सकता है, इंटेलिजेंस को कई और तरीकों से जो है नोटिस किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाऊँगा कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप ये पढ़ा रहे हो, इफ यू आर टीचिंग और लर्निंग अबाउट दी, जैसे लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड पढ़ा रहे हो, तो आप ये देखोगे कि सबसे पहले आप उसके बारे में पढ़ोगे, रीड करोगे, तो आपका लिंग्विस्टिक स्मार्ट होना ज़रूरी है, एक तरह की इंटेलिजेंस काम आ गई। फिर आप उसका मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला दर्शाओगे, तो मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला जो है वो आप अगर दर्शा रहे हो, तो आपने लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस दर्शा दी। अब आप उसे एग्जामिन कर रहे हो, एक ग्राफ के थ्रू, एक चार्ट के थ्रू बता रहे हो, तो आप में स्पैटियल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। अब आप उसको नेचुरल वर्ल्ड में होते हुए भी देख रहे हो, तो आप एक नेचुरलिस्ट हो। और अगर आप उसे देख रहे हो कि ह्यूमन वर्ल्ड में, कॉमर्स में होते हुए, तो वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को भी जो है इंक्लूड कर रहा है। और अगर आप ये देख रहे हो कि अपने शरीर में ही मैं इन चीज़ों को लागू कर दूं, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को, कि भाई जब भी मुझे खाना मिलता है, मैं सप्लाई करता हूँ बॉडी को बहुत सारा खाना। तो स्पेशली जब मैं ऐसा करता हूँ, जब मुझे जो भूख है वो नीचे चली जाती है, और जब भी मैं ये देखता हूँ कि मैं बहुत ही कम खाना अपनी बॉडी को सप्लाई करता हूँ, तो मैं जो है वो स्टिल भूखा फ़ील करता हूँ। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड का खेल तो मेरी बॉडी में भी चल रहा है, तो ये बॉडीली काइनेस्थेटिक स्मार्ट हो गया और इंटरपर्सनल स्मार्ट हो गया, खुद से इंटरप्रेट करना। और इसी तरीके से अगर मैं इसी लॉ को इस बेसिक्स पे समझ लूँ कि मैंने मान लीजिए इसको लेके एक गाना बना दिया, और गाना बनाने के तौर पे मैंने इस लॉ को जो है वो डेमोंस्ट्रेट कर दिया, तो मैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हम ये नहीं कहते कि हर चीज़ को 8 तरीके से सीखने की ज़रूरत है, या इवन जो इसमें लेटेस्ट एडिशंस भी हुए हैं हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी में, तो उनकी भी ज़रूरत है। हम सिर्फ यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं कि हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी आपको ये समझाती है कि आईक्यू से ऊपर भी इंटेलिजेंस है, और कहीं न कहीं इन चीज़ों से हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि स्किल्स कई तरह के हो सकते हैं, और ये जो नए तरीके इंटेलिजेंस को देखने के हमारे सामने आए हैं, हमें उन्हें पहचानने की ज़रूरत है, हमारे स्कूलों को इस तरीके से शेप करने की ज़रूरत है, और हमें
इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई चीज़ को पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो उसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस और उसके स्किल्स का इस्तेमाल किया जाए। टॉपिक 4 पे आते हैं, जो कि लॉरेंस कोलबर्ग की 6 स्टेजेस हैं मॉरल डेवलपमेंट की। एक्चुअली मैं इस थ्योरी को, ये काफ़ी बड़ी थ्योरी है। इवन आपने देखा होगा कि ये लेक्चर जो है वो काफ़ी लंबा जा रहा है, लेकिन मैं इस चीज़ का कोई उपाय मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे ये पाँचों थ्योरीज़ आपको बतानी थी। तो लॉरेंस कोलबर्ग जो हैं वो 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट को साथ लेके आते हैं, और वो इस मॉडल के लिए जाने जाते हैं जिन्होंने 6 स्टेजेस की थ्योरी मॉरल डेवलपमेंट पे दी जब वो अपनी डॉक्टरेट डिग्री पे काम कर रहे थे। तो उनकी थ्योरी जीन पियागे के काम से भी इंस्पायर्ड थी, और उन्होंने कहीं न कहीं सोशियोलॉजिस्ट का इस तरीके से चीज़ों को देखना जो है उसका नज़रिया ही बदल दिया मॉरल डेवलपमेंट के हिसाब से। तो इसमें जो लेवल 1 है वो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी है, लेवल जो 2 है वो कन्वेंशनल मोरालिटी है, और जो लेवल 3 है वो पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी है। तो हम इसे 3 भागों में समझेंगे, ये बात ध्यान में रखना। पहली जो स्टेज होती है जिसे हम प्री कन्वेंशनल मोरालिटी कहते हैं, तो ये तब आती है जब हम फर्स्ट लेवल ऑफ मोरालिटी की तरफ जा रहे हैं, जब हम प्री कन्वेंशनल लेवल पे हैं, तो हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कहीं न कहीं जो हमारे 9वें और 10वें साल में है ज़िंदगी के। तो इस समय पे हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर ना पर्सनल मोरालिटी नहीं होती है। तो हमारे आस-पास जो लोग होते हैं हम उन्हीं से सीखते हैं। कहीं न कहीं हमारा नेबरहुड, हमारी फैमिली, हमारी सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन ही हमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, और इस समय में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम जब डेवलप करें, एक सही मोरालिटी कोड बच्चा जो है डेवलप करे जब वो इस उम्र में होता है। तो जो इसमें पहली स्टेज होती है उसमें तो सिर्फ वो इसी स्टेज में होता है जिसे हम बोलते हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। तो स्टेज 1 में जो बच्चा होता है वो रूल सीखता है, उन्हें फॉलो करता है ताकि उसे पनिशमेंट ना मिले, और वो रूल्स को जो है जब भी ब्रोक करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलती है, तो कहीं न कहीं वो इस चक्कर में रहता है कि वो ओबीडिएंट रहे। और ये वो स्टेज होती है जहाँ पे हम ये सीखते हैं कि भाई क्या सही और क्या गलत है उस सोसाइटी में जिसमें कि हम रह रहे हैं। और फिर उसके बाद जब आती है स्टेज 2, जो लेवल 1 में ही है अभी हम, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन जिसे हम कहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन जो है ये स्टेज 2, जिसमें कि बच्चा कहीं न कहीं थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करना शुरू करता है। वो ब्लाइंडली नहीं फॉलो करता रूल्स को। वो ट्राई करता है कि जब वो कोई चीज़ें समझ रहा है तो उसके लिए यूज़फुल है या नहीं है, उसको इससे क्या मिलेगा? तो एक सवाल पूछना वो शुरू कर देता है कि व्हाट इज़ इन देयर फॉर मी? मेरे लिए क्या है इसमें? तो इस पॉइंट पे जो सही तरीका होता है वो इंडिविजुअल बिलीफ अपने अंदर जो है वो डिफाइन करने लगता है। तो यू विल डू समथिंग बिकॉज़ यू बिलीव। तो जब तक वो किसी चीज़ में बिलीव नहीं करेगा, उस चीज़ को करेगा नहीं, कि कोई और कह रहा है तो कर ले, तो नहीं करेगा। इस उम्र में आते-आते इंडिविजुअल बिलीफ जो है वो शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद आता है लेवल 2। जब लेवल 1 में हम स्टेज 1 और स्टेज 2, स्टेज 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन को देखते हैं, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन को देखते हैं। तो अब यहाँ लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी में जब हम आते हैं, तो ये लेवल 2 में जब कोई बच्चा आ रहा है जिसे कन्वेंशनल मोरालिटी कह रहे हैं, तो ये तब होती है जब आप एक्सेप्ट करने लगते हो जनरल रूल्स को और मॉरल स्टैंडर्ड्स को सोसाइटी के और एडल्ट्स के दिए हुए। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने आप को रोक लेते हो। दिस इज व्हेन वी स्टॉप टू क्वेश्चन एवरी एक्शन इन अथॉरिटी एंड इंटरनलाइज एज आवर ओन। तो हम हर चीज़ को यहाँ क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, या कहीं कहीं तो कहेंगे कि व्हेन वी स्टॉप टू जो है क्वेश्चन एवरी एक्शन इन अथॉरिटी, और फिर आप उसे अपना मान लेते हैं, इंटरनलाइज कर लेते हैं। ये कब होता है? थोड़ा एक बेहतर एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि अ, इसमें हम इंक्लाइंड नहीं है कि हम अथॉरिटी मानेंगे। तो ये वो स्टेज है कन्वेंशनल मोरालिटी की जहाँ मैं अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। लोगों के, अपने पिता के साथ विवाद, अपने जो है अपने आस-पास जो बड़े होंगे जो आपको कुछ ये कहेंगे कि नहीं ये करो ये सही है, तो आपको वो ना आप क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो, और फिर आप उस चीज़ को नहीं मानते हो। नॉट बिकॉज़ कि आपको किसी और ने कहा है कि ये सही चीज़ है, क्योंकि आप बिलीव नहीं करते हैं इस मॉरल कोड में, और आपका अपना मॉरल कोड इस टाइम पे इस बात की गवाही देना बड़ा ज़रूरी होता है, वरना आप किसी चीज़ को नहीं करेंगे। तो इसमें ना गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन शुरू हो जाती है, जिसे स्टेज 3 कहते हैं। स्टेज 2 इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन के बाद स्टेज 3 गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन जो है वो इस लेवल 2 में कन्वेंशनल मोरालिटी में शुरू होती है। तो स्टेज 3 में क्या होता है कि हम कहीं न कहीं अपने एक्शंस जो होते हैं उन्हें दूसरों से अप्रूव करवाना चाहते हैं, कि गुड बॉय मेंटालिटी है ना ये, तो फिर हम एक्ट करना शुरू हो जाते हैं कि हमें ना डिसअप्रूवल ना मिले, हमें किसी का गुस्सा ना मिले। तो ये तब होता है जब हम किसी चीज़ के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं क्योंकि हम प्लीज़ करना चाहते हैं दूसरों को, और इसमें फिर आप दूसरों से नाइस भी रहेंगे, दूसरों से अच्छा बने रहेंगे, और आपके जो बेस्ट इंटरेस्ट में है आप इन चीज़ों को खोजना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए ये हालाँकि बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे कई और एक्शंस भी ऐसे हो सकते हैं जो कि फिर आपको स्टेज 4 पे लेके जाएँगे, जिसे लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन कहते हैं। तो जब स्टेज 4 की बात होती है तो हम ये देखना शुरू करते हैं एक बिगर पिक्चर को। बिगर पिक्चर को देखने का मतलब ये होता है कि हम सोसाइटी का मॉरल कोड समझना शुरू करते हैं, एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं और रूल्स भी मानना शुरू करते हैं।
हम इसलिए नहीं करते कि किसी ने हमको ऑर्डर किया है, जबकि हम इसलिए करते हैं कि हम उन रूल्स में धीरे-धीरे बिलीव करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि ये ज़रूरी है, जब हम सोसाइटी में अगर जो है बने रहना चाहते हैं तो हमें मानना पड़ेगा। तो हम वी बिगिन टू बिलीव दैट कि इफ एटलीस्ट 1 पर्सन डिडन्ट फॉलो द रूल्स आवर सोसाइटी वुड कोलैप्स, तो हमारी सोसाइटी जो है वो चेंज हो जाएगी ड्रास्टिकली। तो हम ये मानना शुरू कर देते हैं। तो हम अवॉइड करना चाहते हैं यहाँ पे किसी भी तरह की जो है जो सोसाइटी से हमें कॉन्फ्लिक्ट मिलता है, और फिर हम बिलीव करने लगते हैं कि एक्शंस और रूल्स जो कम्युनिटी ने सेटअप किए हैं हम उनको मानना शुरू करते हैं। तो लेवल 3 जो यहाँ पे आता है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। तो जब हम पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की बात कर रहे हैं, थर्ड लेवल की बात कर रहे हैं, तो लोग ना रूल्स को, लॉज को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि दे कम टू थिंक ऑफ सम ऑफ देम कि इनमें से कुछ चीज़ें जो है ना वो अननेसेसरी हैं, इन्हें चेंज होने की ज़रूरत है और इन्हें बदलाव की ज़रूरत है। तो इस पॉइंट पे जो लोग होते हैं वो रियलाइज़ करना शुरू करते हैं कि यार हर इंडिविजुअल सेपरेट है, उसकी सेपरेट एंटिटी है, और कहीं न कहीं दिस इज़ व्हेन वी स्टार्टेड टू लिव बाय ओन, हमारा अपना मॉरल कोड खुद बनाने लगते हैं। हम अपने रूल्स जो हैं, जो हम देखते हैं कि जो रूल सोसाइटी ने सेट किए थे वो कहीं न कहीं इतने नेसेसरी नहीं है, इन्हें चेंज किया जा सकता है, इन्हें ऑल्टर किया जा सकता है, हमें ब्लाइंडली फॉलो करने की जो है ज़रूरत नहीं है और हमें रुकना चाहिए। तो इसमें आती है स्टेज 5 जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन होती है, और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में क्या होता है कि मोरालिटी की जो स्टेज है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक ऐसे समय को जब हम एक डिफरेंट ओपिनियन बना रहे हैं मॉरल कोड के जो सोसाइटी ने सेट किए थे उसके बारे में। तो हम क्वेश्चन करने लगते हैं लॉज को, इंस्टीट्यूशंस को, उनके काम करने के तरीके को, और रूल्स एंड लॉज जो हैं वो एब्सोल्यूट तो होते नहीं है, तो इनको क्वेश्चन करके हम बदल सकते हैं। तो जो लॉ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है वेलफेयर के लिए, हम उसे जो है चेंज करना चाहते हैं और रिप्लेस करना चाहते हैं। और जब ऐसा हम करने लगते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इन द कम्युनिटी जो है वो किस तरफ है, हमें ये देखने की जरूरत पड़ती है कि देयर वुड बी अ कॉम्प्रोमाइज फॉर विच द मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल वोट। तो हम ये देखते हैं कि हम डेमोक्रेसी के बेसिस पे चलने लगते हैं कि हाँ ज़्यादातर लोग इस पक्ष में है या नहीं है, तो हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन फील होने लगती है। स्टेज 6 जो इसी स्टेज में आ रही है, लेवल 3 में ही, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में ही, जो लास्ट स्टेज भी है, कि इस लास्ट स्टेज ऑफ मोरालिटी में जो स्टेज 6 है, हम ये कह सकते हैं कि मॉरल रीजनिंग जो है वो डिफाइन होने लगती है जब हम कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एथिकल प्रिंसिपल्स को देखते हैं। ये प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं, जिससे कि पीपल एंड सोसाइटी को एक बेहतर तौर पे सर्व किया जा सकता है। तो ऐसे एथिकल प्रिंसिपल्स जो बड़े ज़रूरी हैं, जो कहीं ना कहीं एक अच्छे और बुरे इंसान की जो है डेफिनेशन है, और इसीलिए ये ऐसे सोशल आइडियाज़ पे होते हैं कि भाई इंसान को रिस्पेक्ट मिले, इंडिविजुअल डिग्निटी हो, इक्वालिटी रहे सबके बीच में, और फिर वो लॉज को इस तरीके से देखना शुरू करता है। जो रूल्स कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, तो वो उन्हें चेंज भी करने की जो है वो मंशा रखता है। सोशल अनरेस्ट भी इससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैदा होता है, लेकिन लोग जो है कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहते हैं इस दौरान जो एथिकली सही चीज़ हो करने के लिए, जिससे रिस्पेक्ट और सेल्फ डिग्निटी और कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिग्निटी की तरफ और काम किया जा सके। अब कोलबर्ग की ये थ्योरी है तो बड़ी इंटेलिजेंस जो है ज़बरदस्त, लेकिन इसको क्रिटिसिज्म के रूप में 3 चीज़ें मिली। पहला मिला आर्टिफिशियल डायलेमा। तो जब बात होती है डायलेमा की, कि व्हेन इट कम्स टू डायलेमा, तो कोलबर्ग ये कह रहे थे कि दे कुड बी इंटरप्रेटेड राइट और रॉन्ग, कि भाई आर्टिफिशियल डायलेमा है, सही गलत क्या होता है, सही गलत की पहचान क्या होती है, तो बड़ा सब्जेक्टिव स्टेटस है। तो कहीं ना कहीं जो है ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो जब आप ये कह रहे हो कि आस्किंग वेदर हिंस वर राइट टू स्टील और ड्रग और इज अ परफेक्टली गुड थिंग टू आस्क, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो सब्जेक्ट्स कोलबर्ग ने यूज किए वो बच्चे थे 10 से 16 साल के, और कहीं ना कहीं वो मैरिड भी नहीं थे। तो उनको ऐसी सिचुएशन में डालना, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया होगा सही और गलत के बारे में। तो इट ऑल्सो ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन कि ये जो डायलेमास प्रेजेंट किए गए थे और जो सब्जेक्ट्स को पूछा गया था, क्या ये डायलेमास उनकी जो एज थी उसको सूट भी करते थे। तो ये पहला क्रिटिसिज्म मिला कोलबर्ग को। दूसरा था बायस सैंपल, कि ये वैलिड क्रिटिसिज्म भी रहा कि कोलबर्ग जो सैंपल यूज कर रहे थे, उन्होंने सैंपल यूज किया मेल पार्टिसिपेंट्स पे, जो कि कहीं ना कहीं ये चीज देखने को आता है कि भाई मेल तो एक तरीके से एक्ट करेगा, जबकि मेल जो एक मेन की मोरालिटी होती है वो थोड़ी अलग होती है वुमेन से। तो इट इज बेस्ड ऑन जस्टिस एंड प्रिंसिपल्स डिजाइन बाय द लॉ, जबकि फीमेल की जो मोरालिटी होती है वो ये कहा जाता है कि वो बेस्ड होती है इमोशंस पे, कंपैशन पे, केयर पे। तो ये एक सेकंड क्रिटिसिज्म मिला। हाइपोथेटिकल डायलेमा का जो तीसरा क्रिटिसिज्म था वो इस बात पे था कि कोलबर्ग के डायलेमाज में इसे ऑफन क्रिटिसाइज किया गया कि ये रियल नहीं है, बड़े हाइपोथेटिकल नेचर के डायलेमा है। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि इट इज ओके टू इमेजिन ए सिचुएशन, कि जो हेन्स का डायलेमा इसमें दिया गया, लेकिन आप यहाँ पे ये देखोगे कि कोई भी डायलेमा जो है उसे सिचुएशन बना के पुट किया जा रहा है, हाइपोथेटिकल सेंस में जो है पुट किया जा रहा है, विच इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। तो यहाँ पे हम जब अपनी लास्ट थ्योरी के बारे में बात करते हैं, जो कि डेविड ऑस्वेल की एडवांस ऑर्गेनाइजर थ्योरी है, ये सबसे छोटी है, इसमें सिर्फ आपको मुझे एक ही चीज समझानी है कि जब हम इस थ्योरी को देखेंगे तो इसमें एक ही पेपर में 2022 में 3 क्वेश्चन आए। 5 क्वेश्चन टीचिंग के आते हैं, उसमें 3 क्वेश्चन डेविड ऑस्वेल में पूछ ले, तो मेरे को लगा इसे इंक्लूड करना चाहिए। तो एक एडवांस ऑर्गेनाइजर जो है वो हम ऐसे समझ सकते हैं कि इज टू रिलेट व्हाट अ स्टूडेंट ऑलरेडी नोज।
तो ऑसवेल का ये आइडिया था कि एडवांस ऑर्गेनाइजर्स दिए जाते हैं ताकि रिलेट किया जा सके जो स्टूडेंट ऑलरेडी जानता है उसके साथ नए कंटेंट को जो उसे सिखाना है ताकि उसकी रिटेंशन को बढ़ाया जा सके। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो एक हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे, जनरलिटी पे या इंक्लूसिवनेस पे आपको लेके जाते हैं जो कंटेंट प्रेजेंट किया जा रहा है। तो कुल मिला के अगर मैं ये बोल दूँ कि हम एडवांस ऑर्गेनाइज़र के तौर पे आपको ऐसी चीज़ें सिखाना चाह रहे हैं कि ये एक इंट्रोडक्टरी मटेरियल है, जो रेलेवेंट है और वो आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो आपको बताया जाएगा उसकी बेहतर रिटेंशन आपके पास रहे। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स को ये सिखाना कि आप कंपेयर करें नए कंटेंट को जो बेस्ड है, जो ऑलरेडी वो जानते हैं उसके बेसिस पे कि भई आप ये बता सकते हो कि कलर, शेप, स्मेल, फ़ील, टेस्ट क्या है किसी चीज़ का, फिर उस पे नई जानकारी को लेके आ जाएँ, डेमोंस्ट्रेट करें उसे किसी रिलेटेबल एस्पेक्ट से। तो हम जब किसी व्यक्ति को बेसबॉल का इस्तेमाल करके क्रिकेट सिखाना चाह रहे हैं या पिंग पोंग का इस्तेमाल करके टेनिस सिखाना चाह रहे हैं, तो हम बच्चों को एक सिनेरियो देते हैं कि जिसमें वो इन्फर कर सकते हैं जो चीज़ वो ऑलरेडी जानते हैं, उस चीज़ के साथ जो चीज़ वो ऑलरेडी नहीं जानते हैं और जो नया कॉन्सेप्ट उनको सिखाना है, तो हम एडवांस ऑर्गेनाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहेंगे कि एडवांस ऑर्गेनाइज़र्स क्या होते हैं? तो एडवांस ऑर्गेनाइज़र्स वे ऑर्गेनाइज़ेशनल क्यूज़ हैं, वे टूल्स हैं जो कि मदद कर रहे हैं आपको कनेक्ट करने के लिए नोन को अननोन से। वो चीज़ें एडवांस ऑर्गेनाइज़र में आती है जो एक तरीके का फ्रेमवर्क है बच्चों के लिए जिससे कि बच्चे समझ पाएँ कि अब वो आगे क्या सीखने वाले हैं और कैसे वो रिलेट कर पाएँगे जो उनको ऑलरेडी आता है उसके साथ। एडवांस ऑर्गेनाइज़र रिव्यू नहीं है कि प्रीवियस क्लास का रिव्यू दे दिया। एडवांस ऑर्गेनाइज़र एक सिंपल ओवरव्यू भी नहीं है। ये कहना कि हमने पिछले साल या पिछले हफ्ते क्लास में क्या किया था, ये भी एडवांस ऑर्गेनाइज़र नहीं है। स्टूडेंट को कल के बारे में बताना भी एडवांस ऑर्गेनाइज़र नहीं है। तो एडवांस ऑर्गेनाइज़र जो है वो ऑर्गेनाइज़ेशनल क्यूज़ हैं। ऐसी चीज़ें हैं जो नोन से अननोन तक लेके जाती है। ऐसे फ्रेमवर्क हैं जो आप लोगों को समझाएँगे जिस पे आगे की जानकारी को बेस किया जा सकता है। स्टूडेंट को कंपेयर करवाना किसी चीज़ को, उसका कलर, शेप, स्मेल ये सब चीज़ें बताना, डेमोंस्ट्रेट करना किसी रिलेटेड एस्पेक्ट को, बेसबॉल का इस्तेमाल करके क्रिकेट सिखाना या पिंग पोंग का इस्तेमाल करके टेनिस सिखाना। स्टूडेंट्स आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि वो किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, फिर उनको वो चीज़ें बताई जाएँ जो वो नहीं जानते हैं। तो इस तरीके से एडवांस ऑर्गेनाइज़र्स जो हैं, ये ट्रांसमिसिव टीचिंग के काम आते हैं, जिसमें कि आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस को यूज़ कर रहे हैं। ऐसी टीचिंग जो है वो रोट लर्निंग से थोड़ी अलग होती है क्योंकि यहाँ लर्नर्स को एनकरेज किया जाता है कि उन्हें नई जानकारी को पुरानी जानकारी के साथ कैसे जोड़ना है। तो पहला फेज़ जो इसमें होता है, जिसमें कि आप प्रेज़ेंटेशन करते हो एडवांस ऑर्गेनाइज़र की, भई आप लेसन के एम समझाओगे कि मुझे इस लेसन के थ्रू क्या सिखाना है। आप एडवांस ऑर्गेनाइज़र को प्रिपेयर करोगे और फिर अवेयरनेस लेके आओगे कि रेलेवेंट नॉलेज जो है वो क्या है इस टॉपिक के बारे में। फिर फेज़ 2 आता है कि जिसमें आप लिंक करना शुरू करते हो ऑर्गेनाइज़र के साथ। तो आप प्रेज़ेंट करते हो कि भई ये लर्निंग टास्क है, ये लर्निंग मटीरियल जो हम करने वाले हैं, सीखने वाले हैं और फिर आप ऑर्गेनाइज़ेशन करते हो उसका इस तरीके से लॉजिकल मैनर में कि एडवांस ऑर्गेनाइज़र्स जो है वो पुट ऑन किए जाते हैं, उनके साथ चीज़ों को जोड़ा जाता है और आने वाले जो लेसन्स हैं उसको कनेक्ट किया जाता है। तो फेज़ 3 में क्या होता है कि कॉग्निटिव ऑर्गेनाइज़ेशन जो आप कर रहे हो उसको और स्ट्रेंथन कर देना है कि इंटीग्रेटिव रिकंसिलिएशन, एक्टिव रिसेप्शन लर्निंग पे बड़ा जोर देना है कि बच्चा जो टीचर हो यहाँ बच्चों से पूछेगा कि कैसे आप समरीज़ बना लें इसकी, डिफरेंसेस पॉइंट आउट करें और फिर जो है नए एग्जांपल्स के साथ जो है ऑर्गेनाइजर्स के तौर पे इसको जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे आप एक ऐसी क्रिटिकल अप्रोच अपना रहे हो जिसमें कि आप प्रेज़ेंट कर रहे हो ऐसी चीज़ें जिसके साथ नई जानकारी को जोड़ा जा सकता है, जिसके साथ नई इन्फॉर्मेशन को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे एडवांस ऑर्गेनाइजर्स की हेल्प से हम जो आने वाला कंटेंट है वो और बेहतर तरीके से लोगों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। होपफुली ये आपको खूब पसंद आया होगा। मुझे इसे बनाने में पूरे 30 मिनट लगातार बोलना पड़ा है। तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा, इसे लाइक करिएगा और अपनी फीडबैक शेयर करिएगा कि ये रिविज़न आपके लिए कैसी रही। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।